नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रवि अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे जीएसटीआर 2B पे चर्चा करूंगा। असल में पिछले दिनों गवर्नमेंट ने एक नया फॉर्म एनेबल किया है जीएसटी पोर्टल पर, जिसका नाम है जीएसटीआर 2B। और ये फॉर्म आपके लिए जो जीएसटीआर 2A के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट आता है उसको बाइफरकेट करके एक जो समरी बना के देगा कि आप कितने इनपुट को एलिजिबल हो, कितने नहीं। ये मंथली फॉर्म होगा और मंथली फॉर्म ये हर महीने की 12 तारीख को जनरेट होगा। जैसे जुलाई के से ये एप्लीकेबल है, जुलाई 2020 का फॉर्म ये 12 अगस्त के लिए, 12 अगस्त तक जो भी इसमें डिटेल्स होगी वो इसमें फैच कर लेगा। तो ये फॉर्म आया किस लिए है और इसकी जरूरत क्या थी, इसके लिए हम बैकग्राउंड पे चलते हैं। जब जीएसटी एक्ट आया था उस समय एक प्रोविजन था कि कोई भी एसएससी अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है जो वो माल परचेज किया है या जो सर्विस अवेल की है उसके ऊपर जो जीएसटी उसने सप्लायर को पे किया है। लेकिन कंडीशन ये थी कि सप्लायर अपनी जीएसटीआर 1 में वो इनपुट डालेगा, वो अपने रिकॉर्ड को मेंशन करेगा। उसका जो रिकॉर्ड जीएसटीआर 1 में जाएगा वो एसएससी के जीएसटीआर 2A में आ जाएगा। जीएसटीआर 2A में जो इनपुट आता है वो हम क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जो इनपुट क्लेम करने का प्रोसीजर है जो करंटली है वो 3B में हम इनपुट क्लेम कर सकते हैं, जिसमें मैनुअल फिगर्स पुट करनी होती है। जब 17-18 में ये प्रोसीजर था तो उस समय लोगों ने जब भी ये 3B में डाला अपना क्लेम कर लिया और चालान पे कर दिया। लेकिन एनुअल रिटर्न के टाइम पे गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसे आंकड़े पहुंचे कि उनको ये लगा कि लोगों ने जीएसटीआर 2A में कम इनपुट आ रहा है लेकिन उन्होंने ज्यादा क्लेम कर लिया है। तो अक्टूबर 2019 में उन्होंने एक प्रोविजन डाला कि जितना जीएसटीआर 2A में क्लेम आ रहा है, इनपुट आ रहा है, आप उसका इनपुट ही ले सकते हैं किसी भी मंथ में। और साथ में आप उसके ऊपर जो इनपुट नहीं आ रहा उस समय उसके लिए उन्होंने एक एडिशनल प्रोविजन दे दिया कि आप उसका 20% तक एडिशनल ले सकते हैं। लेकिन बाद में 2 महीने बाद उन्होंने ये 20% को 10% कर दिया। तो आज सिचुएशन ये है कि एक एसएससी अपना इनपुट केवल उतना ही क्लेम कर सकता है जितना जीएसटीआर 2A में आ रहा है प्लस उसका 10%। इससे एडिशनल नहीं कर सकता और मैक्सिमम लिमिट वही होगी जो उसका इनपुट बनता है एज पर बॉक्स। अब जीएसटीआर 2A की वजह से बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम आने लगी, लोगों को बड़ी समस्या आने लगी। समस्या किस तरह से, एक एक करके चलते हैं। पहली समस्या तो ये थी कि जीएसटीआर 2A के अंदर कुछ इनपुट ऐसे आते हैं जो कि एलिजिबल नहीं होते, कोई भी पर्सन जल्दी वो इनपुट नहीं ले सकता। उदाहरण के तौर पे फूड का इनपुट है, अगर आपने कुछ फूड वगैरह कंजम्पशन करने के लिए या स्टाफ के लिए लिया है तो उसका इनपुट नहीं मिलता। प्लस आपका मोटर व्हीकल है उसका इंश्योरेंस है या मोटर व्हीकल परचेज का, ये इनपुट आपको नहीं मिलते हैं, एसएससी को नहीं मिलते। अगर किसी का सेम लाइन ऑफ बिजनेस है तो उनको मिलते हैं, लेकिन जीएसटीआर 2A में मेरे रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। एसएससी के किसी भी एसएससी के जीएसटीआर 2A में ये आ जाते हैं। दूसरा इनपुट होता है कि अगर सप्लायर ने सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया है लेकिन वो किसी डिफरेंट स्टेट में है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपका रजिस्ट्रेशन दिल्ली का है और आप कुछ सर्विस ले रहे हैं जिसमें सप्लायर ने सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया है लेकिन वो सप्लायर तमिलनाडु का है तो वो सीजीएसटी एसजीएसटी का इनपुट नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वो पोर्टल में डालते हैं आपके 2A में आ जाते हैं। तो ये इनपुट आपके जो एनुअल रिटर्न में एक ए कॉलम है उसमें ये रिफ्लेक्ट नहीं होते, उसमें हट जाते हैं। इसी तरह से तीसरा केस है कि कुछ इनवॉइस ऐसे होते हैं जो कि सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 में डाल दिए बट उन्होंने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करी। जब रिसिपिएंट के जीएसटीआर 2A में दिखते हैं तो वो सारी ट्रांजैक्शंस दिखती हैं, इनवॉइसेस दिखते हैं, लेकिन उनके आगे लिखा होता है नॉट फाइल्ड। अगर ये नॉट फाइल्ड स्टेटस है
तो वो भी 8A कॉलम में एनुअल रिटर्न में नहीं पिक करता, वो कायदे से इनपुट है ही नहीं। जब तक वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर देंगे GSTR1, तब तक आपको वो इनपुट एलिजिबल हो ही नहीं सकता। तो ये अपनी एनुअल रिटर्न में नहीं आते हैं। चौथा केस इस तरह का होता है कि कुछ सप्लायर रिवर्स चार्ज बेसिस पे रजिस्टर्ड होते हैं, GST रजिस्ट्रेशन होता है उनके पास, लेकिन उनको टैक्स नहीं पे कराना होता, रिसिपिएंट को पे कराना होता है। जैसे अगर आप कोई एडवोकेट से सर्विस लेते हैं और वो GST एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो वो अपने पोर्टल में जाके GSTR1 तो फाइल करेंगे, लेकिन टैक्स आपको पे कराना है। उस केस में वो वहां पे टिक करते हैं रिवर्स चार्ज बेसिस। आपके GSTR2A के पोर्टल में भी आता है, लेकिन वो इनपुट नहीं होता, वो तो आपको पे कराना होता है, उसके बेस पे आप इनपुट ले सकते हैं। इसी तरह से एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आती है GSTR2A डायनामिक फॉर्म है। डायनामिक फॉर्म मतलब जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस है, अगर कोई सप्लायर टाइम गैप करके और 1-2 महीने बाद अपनी रिटर्न फाइल करता है, तो आपके प्रीवियस मंथ जिस मंथ की वो इनवॉइस है वहीं पे जाके 2A में खड़ी हो जाती है। ये कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस रहता है और GSTR2 चेंज होता रहता है। अब ये जो चेंज होता है इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है, मैं आपके से एक एग्जांपल शेयर करता हूं। अगर आपने कोई सपोज करते हैं जुलाई 2020 में कोई ट्रांजैक्शन है, उसमें 4 लोगों से माल खरीदा, S1 से आपने जो माल खरीदा उसमें GST इनपुट आपका 1 लाख रुपए है, S2 से माल खरीदा उस पे 20,000 का इनपुट है, S3 से माल खरीदा उस पे 80,000 का इनपुट है, S4 से माल खरीदा उस पे 50,000 का इनपुट। मतलब आपका जुलाई का जो इनपुट है वो चारों पार्टियों से मिला के 2.5 लाख रुपए का GST इनपुट है। अब इसमें से जो S1, S2 और S3 हैं उनकी तो मंथली रिटर्न फाइल होती है, S4 की क्वार्टरली रिटर्न फाइल होती है। अब आप जुलाई का इनपुट टैक्स क्रेडिट मैच करते हैं। जब GSTR2 आपने देखा तो आपको पता चला कि केवल S1 है जिन्होंने अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल कर दी, 10 अगस्त को फाइल कर दी। 11 अगस्त की मंथली वालों की रिटर्न फाइल की लास्ट डेट होती है, 10 अगस्त को उन्होंने फाइल कर दी। तो आपका पोर्टल में 1 लाख रुपए का इनपुट आ गया। आपकी बुक्स के हिसाब से आप 2.5 लाख रुपए का इनपुट ले सकते हैं, लेकिन पोर्टल में 1 लाख आ रहा है। सर्कुलर के हिसाब से आप 1 लाख रुपए प्लस 10%, 1,10,000 रुपए का इनपुट मैक्सिमम ले सकते हैं। तो इसका मतलब आपने जुलाई के मंथ में ITC क्लेम कर लिया 1,10,000 रुपए। उसके बाद जब अगले महीने अगस्त की वर्किंग करने बैठे तो देखा कि जुलाई में एक ट्रांजैक्शन और एक्स्ट्रा आई है। जुलाई के मंथ में ही जाके दोबारा से वर्किंग करी, उसमें पता चला कि जो ट्रांजैक्शन है वो S2 ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है और वो भी जुलाई में जाकर के खड़ी हो गई। अब वहां पे 1,20,000 रुपए का इनपुट दिखा रहा है। सर्कुलर के हिसाब से मैं 1,20,000 प्लस 10% मतलब 1,32,000 रुपए का इनपुट ले सकता था जुलाई में, लेकिन मैंने लिया कितना, 1,10,000 रुपए। अब मुझे अगस्त की वर्किंग जो मैं बनाऊंगा उसके साथ में जुलाई का जो बैलेंस इनपुट है मेरा वो 22,000 रुपए का रह गया, वो मैं अगस्त में इनपुट क्लेम कर लूंगा। इसी तरह से जब मैंने सितंबर की वर्किंग बनाई तो मुझे पता चला कि S3 ने भी अपनी रिटर्न डाल दी है। S3 ने जो रिटर्न डाली वो भी मैंने जब जुलाई की वर्किंग करी तो मेरा इनपुट वहां पे 2 लाख रुपए आ गया। 2 लाख के हिसाब से मेरे पास जो बुक्स का इनपुट था वो 2,50,000 था, लेकिन इसमें मेरा 2 लाख आ रहा है, तो उसके हिसाब से मैं केवल 2,20,000 का इनपुट ले सकता हूँ। सर्कुलर के हिसाब से 10% और जोड़ रहा हूँ। अब 2,20,000 रुपए का जो इनपुट हुआ, मैंने लिया कितना था अभी तक, 1,32,000 रुपए। 1,32,000 अगर मैं घटा दूं तो 88,000 का इनपुट सितंबर के मंथ में ले लूंगा। इसी तरह से जब मैं अक्टूबर में आया तो मुझे पता चला कि जुलाई में S4 ने रिटर्न फाइल नहीं करी है, लेकिन सितंबर में S4 की ट्रांजैक्शन आ रही है। उनकी क्वार्टरली थी इसलिए सितंबर में आ रही है, कोई बात नहीं। मेरा जुलाई का 2,50,000 का इनपुट होना चाहिए था। मैं जुलाई का 2,50,000 में से 2,20,000 तक का इनपुट ले चुका हूं और सितंबर की ट्रांजैक्शन में जो 50,000 आई है मैं उसमें से 30,000 का बैलेंस इनपुट अपना ले लूंगा। लेकिन ये ट्रांजैक्शन केवल एक छोटी सी ट्रांजैक्शन है, 4 ट्रांजैक्शन, और मैंने 1 मंथ का एग्जाम्पल दिया जिसकी वर्किंग 4 महीने में जाके चली गई।
इसी तरह से कई सारे बिजनेस में, कई सारी फर्मों में, कंपनियों में ये प्रॉब्लम आती है कि उनकी रिकंसिलेशन 6-6 महीने, 8-8 महीने, 1-1 साल तक चलती रहती है, क्योंकि GSTR1 फाइल करेंगे अगर वो अप्रैल 2019 की, अगर वो सितंबर 2020 में भी इनवॉइस डाल देंगे तो हमें वो इनपुट मिल जाएगा और ये डायनामिक चेंज होता रहेगा GSTR2A। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इसी प्रॉब्लम को, समस्या को दूर करने के लिए GSTR2B लेके आए हैं, जिसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि GSTR2B स्टैटिक फॉर्म है, मतलब ये चेंज नहीं होगा। ये हर महीने की, अगले महीने की 12 तारीख को जनरेट होगा, 12 तारीख तक, 11 तारीख लास्ट डेट है। जिस भी सप्लायर ने अपनी GSTR1 फाइल कर दी होगी, आपको उसका इनपुट 12 तारीख को जनरेट होके उसमें आ जाएगा। और अगर वो लेट फाइल करेंगे तो अगले महीने की GSTR2B में इसका इनपुट आएगा। तो जो प्रॉब्लम थी, उन्होंने बोला था कि GSTR2A में जितना इनपुट आ रहा है आप उसी का केवल ले सकते हैं, तो आपको बार बार रिकंसिलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2B के अंदर ट्रांजैक्शंस भी हैं और एक समरी जनरेट होगी, समरी में आपको प्रॉपर्ली बता दिया जाएगा। ये तो प्रॉब्लम हो गई डायनामिक की, सॉल्यूशन कर दिया। बाकी दूसरी प्रॉब्लम्स का क्या? बाकी दूसरी प्रॉब्लम्स में भी आपके जितने इनएलिजिबल इनपुट हैं, मोटर कार का, आपका फूड का या स्टाफ वेलफेयर का, जितने वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट अपने बेस पे कर सकती है, उतने वो इनएलिजिबल इनपुट में डाल के देंगे। बाकी चीजें आप अपने सेल्फ असेसमेंट बेस पे करेंगे ही, लेकिन वो मैक्सिमम चीजों को डाल के दे देंगे। तीसरा प्रॉब्लम था कि जो सप्लायर है अपनी GSTR1 फिल करके रख दी, फाइल नहीं करी, आपके पोर्टल में आ गया, वो आपके GSTR2B में नहीं पिक होगा, वो इनएलिजिबल में पड़ा रहेगा या आपके दूसरे टेबल में पड़ा रहेगा, वो एलिजिबल इनपुट में नहीं आएगा। चौथी प्रॉब्लम थी CGST और SGST वाले इनवॉइसेज, जिनकी जो है डिफरेंट स्टेट्स थे। मेरे स्टेट का CGST SGST नहीं था, वो भी 2B में नहीं आएगा, वो इनएलिजिबल में, 2B में इनएलिजिबल वाले कॉलम में आएगा, एलिजिबल वाले में नहीं आएगा। तो वहां पे आपको छांटने में आसानी रहेगी और जल्दी आप पता भी कर सकते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन है। अगर अगस्त के महीने में है, कोई फाइलर है, कोई सप्लायर अगर अपनी जुलाई की रिटर्न अगस्त में जाके फाइल करते हैं, लेट फाइल करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाले इनवॉइसेज हैं जो कि जुलाई से रिलेटेड है और अब मेरे को अगस्त में मिले हैं। तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल है, फैसिलिटेशन है। बाकी अगर आपको कोई इनपुट लेना है तो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे आप ले सकते हैं, लेकिन फिर उसकी क्लैरिफिकेशन आपको देनी होगी। अगर डिपार्टमेंट में डेटा मिसमैच होगा तो हो सकता है डिपार्टमेंट आपसे क्लैरिफिकेशन इसकी मांगे। अब ये 2B जो फॉर्म आया है, इसको फाइल नहीं करना, सिर्फ व्यू करने के लिए है, जैसे 2A है। अब मेरी तरफ से सजेशन, ये 2B आने के बाद बिजनेस और कंपनीज के लिए मेरे 2 सजेशन है। पहला ये कि आप लोगों को एक लिस्ट बनानी चाहिए हर महीने, जब भी आप डेटा फ्रीज करते हैं अपना पिछले महीने का 5 तारीख या 4 तारीख जो भी है, उस समय एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट में ये आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके मेजर पार्टीज कौन सी हैं जिनसे आपको GST इनपुट मिलना है, और मेजर पार्टीज में कवर करिए 95% तक का इनपुट, और उसमें ये चेक कर लीजिए जो आपकी पुरानी पार्टीज हैं, जो अभी तक इनपुट 2A में प्रॉपर्ली देते आ रहे हैं, उनसे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो नई पार्टीज हैं या जो वो पार्टी जो कि आपको टाइम पे इनपुट नहीं दे रही, आप उनसे जो है फॉलो अप कर सकते हैं मेल के थ्रू या फोन के थ्रू कि आप इसका इनपुट फाइल करने का ध्यान रखिएगा, अपनी GSTR1 टाइम पे फाइल कीजिएगा। उससे ये होगा कि GSTR2B से आपकी बुक्स का मिसमैच कम से कम होगा और आप प्रॉपर्ली इनपुट क्लेम कर पाएंगे। और दूसरा सजेशन मेरा ये है कि मैंने कई जगह देखा है MNC जो बिग कंपनीज में, जहाँ पे ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं, उनके यहाँ ERP सिस्टम्स होते हैं और साथ में एक प्रोसीजर होता है जो टाइम गैप कर देता है इनवॉइस डेट में और अपने यहाँ इनवॉइस बुकिंग डेट में। इनवॉइस डेट और बुकिंग डेट अगर सेम मंथ की होती है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर ये मंथ चेंज करता है
तो आपको इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस केस में आप उस टाइम गैप को कम करने की कोशिश कीजिए जिससे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को जल्दी से जल्दी इनवॉइस मिले और वो अपने यहाँ इनवॉइस डेट के मंथ में ही उस इनवॉइस को बुक करने की कोशिश करें। अगर ये इनवॉइस डेट आगे के मंथ में जाएगी तो नेचुरली ये मिसमैच आएगा और नेक्स्ट मंथ में आपका इनपुट बढ़ जाएगा, बुक्स का इनपुट, क्योंकि आपने तो क्लेम किया लेकिन 2A में पिछले महीने चला जाएगा और जब वो 2A में पिछले महीने चला जाएगा तो हो सकता है कि डिपार्टमेंट से आपके पास क्लैरिफिकेशन आए और आपको रिकंसिलेशन बना करके वहां सबमिट करने पड़े और जो कि टाइम भी लेंगे। तो ये 2 सजेशन है और मैं उम्मीद करता हूं अब कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई आपकी कमेंट है, कोई क्वेरीज है तो इसमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।